चलेगा। आज मैथमेटिक्स जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज में हम लोग इस आव्यूह का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर पढ़ने चल रहे हैं तो इसके सबसे पहले आप डिफिनेशन आती है कि आव्यूह की परिभाषा क्या है। जनरली केस में देखा जाए कि जो आव्यूह शुरू किया गया था, आव्यूह रैखिक समीकरण पे एक युगपत समीकरण के लिए बात की गई थी। किसके लिए? रैखिक समीकरण अर्थात युगपत समीकरण की बात करें। ठीक है, रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो इसके लिए ये शुरुआत मिल जाएगी थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया किसी न किसी फंक्शन में भी काम करने लगता था, अप्लाई होने लगता था। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपकी बात आ गई कि किसी अगर फंक्शन के लिए अप्लाई हो रहा है तो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए हम लोग फिर आगे इस प्रोसेस में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग पढ़ जान लीजिएगा जो आगे हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, डिफिनेशन में इसका निरूपण क्या है, क्योंकि नई चीजें हैं और कंटेंट नया जुड़ रहा है। सिर्फ 12th में जैसे देखा जाता है, इसके पहले हम लोग कहीं पढ़े नहीं, ना 10th पढ़े, ना 11th पढ़े, कहीं नहीं, लेकिन इस चीज को समझ के आराम से रखना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के चलते हैं। ठीक है, पहले इसके हम डिफिनेशन देख रहे हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है? किसी संख्याओं और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई अगर फलन है या कोई संख्या है, उसके आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास होने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम आप बनाओ, उसमें कुछ संख्याओं को पुट करो, जिससे पुट करने के बाद एक आयत आपको मिल जाए, या कोई आप फलन पुट करो तो आपको एक आयत जैसी आकृति दिखाई दे, एक ऐसी व्यवस्था आपको, एक ऐसे अरेंजमेंट दिखाई दे कि वो आपको आयत ही लगे। हाँ, ये आयताकार क्षेत्र। ठीक है, उस चीज को इन्होंने क्या कहा कि एक आव्यूह को संज्ञा दी। क्रम विन्यास का मतलब होता है व्यवस्थित करना। एरी एरी मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्रम विन्यास का मतलब जैसे क्रम से संचित करने से आपको चौक का डिब्बा होता है। ठीक है, चौक का डिब्बा होता है तो उसमें चौक देखो क्या होती है, कलेक्टेड होती है, एक बॉक्सेस में होती है, तो कितनी डाली होती है, ये सब स्लाइडिंग में डाली होती है। ठीक है, तो उस चीज को इस तरीके से व्यवस्थित होती है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इसमें आपको जैसे ये चीज नंबर 2 4 6 3 5 4 सॉरी 3 5 3 2 4 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, आव्यूह के बाद अब इसमें एक चीज और समझना है कि जब ये लिखा गया है, ये आपका आव्यूह है, इस आव्यूह में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो किसी भी रो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज, और दूसरा क्या होता है, कॉलम। ठीक है, जिसको ये इसको कहते हैं पंक्ति, इसको कहते हैं स्तंभ। ठीक है, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये रो और कॉलम क्या है, देखो दो चीज समझना है। देखो कुछ चीजें हो सकता है कि मैं रिटर्न इसमें ना लिखूं, लेकिन आपको समझते चलना, लिखते चलना है। ठीक है, आराम से मैं जो भी बोलूंगा उसको आप रिटर्न करने चलिएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें अब देखिए, और अब बात आती है आव्यूह की, तो हो गया कि आव्यूह की परिभाषा क्या है, आव्यूह की परिभाषा खत्म होती है। लेकिन अभी दूसरी बात आ जाती है कि रो क्या चीज है। रो मतलब पंक्ति। पंक्ति क्या है? ठीक है, देखो किसी आव्यूह में, किसी आव्यूह की जो क्षैतिज का मतलब, जैसे एक आव्यूह में ले रहा हूं तो ज्यादा आसानी आपको समझ में आएगी। जैसे 2 3 4 5 6 7 3 5 8। ठीक है, ये आव्यूह आपका लिखा गया, इसमें नंबर्स आपके अरेंज किए गए हैं और आयताकार पार्ट में। ठीक है, तो अब यहां से बात आएगी कि अगर इसमें नंबर है तो जो आपका क्षैतिज मतलब जो क्षैतिज स्ट्रिप बन रही है, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल होती है, दूसरी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। जो हॉरिजॉन्टल अर्थात ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, मतलब ये जो है ये आपकी क्या है, रो है, R1 R2 R3 1 आगे बढ़ेंगे तो चले जाएंगे। और लेकिन अगर आप अब इसी चीज को हम क्या कहेंगे कि किसी भी आव्यूह में जो क्षैतिज व्यवस्थाएं होती हैं, क्षैतिज में रखी गई जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी पंक्ति कहलाएंगी। जनरल डिफिनेशन के आपको लिखने नहीं रहना, लेकिन समझ के रखना है अभी, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज समझ रहेंगे तो बड़ी बड़ी सॉल्व में यही छोटी छोटी पॉइंट आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो आपकी क्षैतिज स्ट्रिप है उसको आपने R1 R2 R3 मान लिया। तो अब जब ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप आएगी, अर्थात ये अब देखें ये चीज, ठीक है, तो ये आपका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम, जिसको स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ। तो स्तंभ में आप क्या कहोगे कि किसी भी आव्यूह में जो ऊर्ध्वाधर पट्टियां होती है, ऊर्ध्वाधर में लिखी गई सारी संख्याएं स्तंभ के अंतर्गत आएंगी। इसको हम C1 C2 C3 आर्डर से लिखेंगे। और जो
क्षैतिज में लिखी रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पंक्ति अर्थात रो कहेंगे। ठीक है, R1 R2 R3 से डिनोट करेंगे। चलिए कुछ इसके पॉइंट्स हैं, जैसे आप इसमें देखिएगा कि कभी भी ऑब्व्यू हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो पहली बात है कि कैपिटल लेटर में ही ABCD के किसी भी आप नंबर से दिखा सकते हो। तो रो हो गया, पंक्ति हो गया, कॉलम हो गया। दूसरी बात अब आती है किसी ऑब्व्यू का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑब्व्यू का निरूपण। अब क्या है ऑब्व्यू का निरूपण। अब देखिएगा, अच्छा हाँ एक चीज इसमें बताना भूल गए कि किसी भी, जैसे आप भी मान लो भी मैंने लिखा 3 2 5 4 3 2, कोई भी ले ले रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है, आप एग्जांपल की तरह समझना है। इसमें अब देखिए कि ये जो ऑब्व्यू लिए गए, इसमें जो नंबर लिखे गए, इनको वास्तव में कहेंगे क्या, इन सबको ऑब्व्यूओं का क्या कहा जाता है, अवयव। क्या कहा जाता है, अवयव, एलिमेंट। इसे क्या कहेंगे, एलिमेंट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एलिमेंट या अवयव कहेंगे। ठीक, तो अवयव ये हो गया, तो कहने का मतलब ये अवयव सारे अवयव हो गए। अब इसमें बात ये आ गई कि अवयव हो गए, तो दूसरी बात आती है कि एलिमेंट ऑफ, जिसको कहेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑब्व्यू का अवयव, ऑब्व्यू का अवयव। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जितने भी हैं एलिमेंट्स ऑफ, इसको देखो ये जनरली केस है। ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट समझना है कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ला रहा हूँ। जैसे ये क्या हुआ, R1, ये R2, ये R3, अब ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही सारी ऑब्व्यू होंगी, ये भी ऑब्व्यू आपका है। अगर B बराबर लिख लें 2 3 4 6, ठीक है, ये भी ऑब्व्यू आपका है क्योंकि ये भी है, ये भी ऑब्व्यू आपका हो जाएगा 3 4, ये भी आपका ऑब्व्यू। ठीक है, और जनरली इसको एक आयत के बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। अब देखिएगा इसमें जो एलिमेंट है, जो आपके एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे। जैसे ये पहला है, ठीक है, तो अगर जनरल केस में इसको देखें तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको ये चीज अवयव जो है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे क्या, A11, A11। बात समझिएगा, इसी से समझ के रखिएगा। A11 का मतलब ये जो अवयव है कहाँ पर है भाई, किस ऑब्व्यू में कहाँ पर है, ये अवयव आपका पहले कॉलम, सॉरी पहले पंक्ति और पहले कॉलम पर है। पहले पंक्ति की पहले कॉलम का अर्थात A11। दूसरा क्या होगा, A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तीसरा क्या होगा, A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। चौथा मतलब सॉरी, अब दूसरे पंक्ति में आएंगे, दूसरे में क्या हो जाएगा, A31 A32 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरीके से सारे एलिमेंट आपके रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, ये अवयव हो गया। दूसरी बात, अब देखो इनकी बात आ गई, और सबसे ये तो अवयव हो गया आपका कि किसी तरीके से अवयव को किस तरीके से आपको दिखाना है। अगर मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि आपको ऑब्व्यू दे दिया गया भाई, बता रहा है कि आपको इस ऑब्व्यू का A23 अवयव क्या होगा, A23 मतलब दूसरे कॉलम का, दूसरे पंक्ति का तीसरे कॉलम में, दूसरे पंक्ति में तीसरा स्थान, दूसरे पंक्ति और तीसरे कॉलम का स्थान, दूसरा पंक्ति तीसरे में आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा A22। लेकिन अगर A23 पूछ रहा है तो आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज में, कि अगली एक्सरसाइज के लिए जो ये भी जान लीजिएगा, ये एक्सरसाइज आपका देखा जाए बेसिकली 3.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन आपको टॉपिक्स बना रहे हैं। अगर इस टॉपिक्स हम समझ रखेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 आसानी से आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो जो चीजें हैं बेसिकली ऑब्व्यू का इंट्रोडक्शन तो है, साथ साथ ही पहले एक्सरसाइज की सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलना है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे इसको समझ के रखिएगा। अब आती है बात कि किसी भी मैट्रिक्स में ऑब्व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑब्व्यू का क्रम या कोटि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रम या कोटि क्या है अब देखना है, क्रम या कोटि। अगर किसी ऑब्व्यू में मान लेते हैं, बहुत जल्दी समझने की बात मैं कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें R1 R2 R3, ठीक है, इसका C1 C2 बस। तो इसमें जो किसी भी ऑब्व्यू की जो कोटि और होगा उसमें उपस्थित
पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या के क्या होगा, बराबर आएगा। अगर इसमें आपके 3 है तो ये किस कोड क्या है, 3x2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, ना 3x2 बोलेंगे। कोड की अगर क्रम की बात करेगा तो किस कोड का अवयव है, 3x2 का। एक एग्जांपल और 1 2 3 4, ये किस कोड का है, 2 कॉलम 2 पंक्ति 2 कॉलम, मतलब 2x2 का। अगर कोड पूछता है निकालने के लिए तो आसानी से बताएंगे, जितने पंक्ति उतने कॉलम लिख लो 2x2 में। इसमें 3 कॉलम 3 पंक्ति 3 कॉलम, 3x2 का हो गया, 3x2 का हो गया। ये 2 थे, 2 पंक्ति 2 कॉलम, 2x2 का हो गया। ये चीज आपके हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना। चलिएगा आगे देखते हैं भैया, आगे क्या आएगा आपका। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर अब इसमें आ गई अवयव कोटि और क्रम। अगर जनरली बात करें, मान लेते हैं कि किसी अवयव में यम पंक्ति है, कितने हैं, यम पंक्ति और यन स्तंभ है, ठीक है। यन पंक्ति और क्या है, यम पंक्ति और यन स्तंभ है, तब उसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई साहब, कोटि क्या होगी, बोलेगा बच्चा m क्रॉस n। क्या हो जाएगी, m क्रॉस n। क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने भी बताया किसी कोटि में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पता हो जाए तो उसकी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं, क्रम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, m क्रॉस n 2 क्रॉस 2 करके समथिंग जो भी है। तो ठीक है, मान ले रहे हैं कि किसी भी अवयव में n स्तंभ और n पंक्तियां। मैं इस चीज को डिफरेंस लिखा नहीं ना होगा, यहाँ पे लिखना हो, यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उस अवयव की कोटि या क्रम क्या हो जाएगी, m क्रॉस n हो जाएगी। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कोड के अगर किसी भी अवयव में आपको उसका कोड या क्रम पता है, कोड या क्रम पता है, तो आप उस कोड से उस अवयव का उसमें कुल कितने एलिमेंट है भी ज्ञात कर सकते हो भाई साहब। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक बराबर आपका 2 3 4 5, ठीक है। ये कितने कोड क्या है, पंक्ति कितनी है, 2 लिख लिए, क्रॉस कॉलम कितने हैं, 2, अर्थात स्तंभ कितने हैं, 2। तो 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट कितने हैं, 4। मल्टीप्लाई करा लो भाई साहब, आगे एलिमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट जितने रहेंगे इसके मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा, जल्दी सी बात, ठीक है। ये चीज आपका है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई कि अगर किसी भी अवयव का, इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आप जहां भी आपको चीजें नोट करने लायक है वहां पे वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, मेरी इस मेहनत का नतीजा तभी मिलेगा जब आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। और चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए बेसिकली आप लोग के बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपसे अगर थोड़ा सा गाइडलाइन मिलेगा, अगर आपको प्रेरणा मिली मुझे, तो मैं निश्चित है आगे बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा और बहुत सरल तरीके से हर चीज देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं, आपको मैथ्स मुझसे कहीं बेहतर बता सकते हैं, ये तरीका है। लेकिन ये जनरली है कि मैं किसी भी चीज को बहुत जनरली सिंप्लीफाई में बहुत आसानी से लेके चलूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, इसमें क्या पढ़ा है, अभी पढ़े, अभी की डिफिनेशन हमने क्या निकाली, किसी भी संख्या और फलन का आयताकार का विन्यास को हम क्या कहेंगे, अभी कहेंगे। एग्जाम्पल हमने 1 2 देखा, ठीक है। अभी में उसमें एलिमेंट पढ़े, एलिमेंट में क्या देखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी पंक्ति और कॉलम है भाई। वर्टिकल पढ़े तो पंक्ति हो गई, हॉरिजॉन्टल पढ़े तो वर्टिकल पढ़े तो कॉलम हो गया, स्तंभ हो गया, और हॉरिजॉन्टल पढ़े तो क्या होगी आपकी, बोलो भाई, स्तंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्तंभ हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी। वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो, ठीक। इस स्टेप से आपको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं। तो अब दूसरी बात आ जाती है, अब अगर क्रम की बात करता है, किसी कोड का अभी क्रम क्या हो जाएगा, अगर उसमें यम पंक्ति हो रहा है तो यम क्रॉस यम, ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। अवयव का निरूपण, किसी अवयव का निरूपण कैसे करते हैं। अभी हमने जनरली बात किया है किसी अवयव का निरूपण A11 A12 A13, मान लीजिए A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये अगर आपका ये कितने कोड का है, 3 क्रॉस 3 का, कितने का भाई साहब, 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 कॉलम 3 पंक्ति, 3 कॉलम और 3 स्तंभ है भाई, हर कोई की चीज तो बोल रहा हूँ यार, 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, ठीक है। इसलिए 3 क्रॉस 3 का हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, चलेगा। अब जनरली बात मान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने यम पंक्ति ली है, ठीक है, बात समझिएगा, और यन कॉलम लिया है, स्तंभ लिया है।
तब क्या होती है, इसकी बात ध्यान दीजिए। ठीक, चलते हैं देखते हैं यहाँ से इसको भाषा में तो चलिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये A11 12 A13 डॉट 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 ये क्या आ जाएगा AN1 N, क्योंकि देखो भाई कॉलम की ओर n तक जा रहे हैं लेकिन पंक्ति में एक ही पहली ही पंक्ति में चल रहे हैं। कॉलम भले n तक पहुंच गए भाई, n पद कॉलम का पहुंच गए, लेकिन पंक्ति में हम एक ही पहली वाली पंक्ति को पकड़े चले हैं। ठीक है, पता चला कि आपको लड्डू बांटते चलना है, हर रास्ते में लाइन लगी हुई है, आप एक लाइन पकड़ लो, पहले को दो, ठीक है, चल तो इसी लाइन में रहो ना, दूसरा पहुंचे उसको दे दो, आगे पहुंचे उसको, ऐसे तुम चले जाओ। लेकिन अब सीधे आप ही जा रहे हो ना, अब ऐसा नहीं कि लाइन में घुसे इधर चले गए, नहीं ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये पहली ही पंक्ति थी लेकिन कॉलमों की संख्या क्या हुई, बढ़ती चली गई। कहाँ तक चली गई, n तक चली गई। ऐसे अगर बात करेंगे, अब दूसरी पंक्ति आ गई, भाई साहब इधर भी जा रहे हैं, फिर शुरू से स्टार्ट कर दिए A22 A23 A2N, ऐसे A31 A32 A33 A3N। अगर इधर भी n तक चले जाएं, AM क्योंकि यम पंक्ति है, m क्यों लिख रहे हैं भाई, यम पंक्ति है, AM1 AM2 डॉट 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 AM3, इधर भी डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट। तो यहां जब पहुंचे तो क्या हो जाएगा AMN, क्या हो जाएगा AMN। ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है लेकिन इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो गया मैट्रिक्स। अगर इसको हम एक लाइन में देखा जाए, A इक्वल टू AIJ, ठीक, IJ का मतलब कोई भी है I और J के रूप में एक मतलब कि आपका एक मैट्रिक्स शो करना है जिसमें m क्रॉस n है। ठीक है, m क्रॉस n है, इसका मतलब हुआ कि I का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा और m से क्या होगा, बराबर या बड़ा होगा, और J का भी मान जो J है वो भी मान 1 से बड़ा होगा और n से भी बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आती है बात आव्यूहों के प्रकार। देखो मैं बहुत इस डिटेल में नहीं जाने वाला आव्यूह टाइप में, क्योंकि मुझे अगले वीडियो के लिए क्योंकि देखो लंबा खींच जाएगा तो फिर मजा नहीं आने वाली यार। और एक चीज पहली बात, तो बीच में वीडियो रोकिएगा मत, आराम से पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, ठीक, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार है क्या भाई, आव्यूह के प्रकार क्या है, पहले हम लिख लेते हैं कितने हैं सब। देखो पहली चीज तो बेसिक एकदम नॉर्मल, ठीक है, जितने टाइप्स हैं सब उसमें अपने आप में डिफिनेशन लेके बैठे हुए हैं। हर मैट्रिक्स अपनी डिफिनेशन खुद एक वर्ड में लेके बैठा हुआ है। जैसे शुरू कर रहे हैं, पहला है क्या है भैया, पहला क्या है आपका पंक्ति स्तंभ आव्यूह, मैं बहुत डीपली आऊंगा नहीं। दूसरा क्या है पंक्ति आव्यूह, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा आपका क्या है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है। चौथा आपका क्या है विकर्ण आव्यूह, और इसके बाद चौथा क्या है, तीसरा है चौथा, हाँ चौथा ये पांचवा क्या है आपका, पांचवा आपका है तत्समक आव्यूह, ठीक है, तत्समक आव्यूह। चलेगा, अब तत्समक ये सबको मैं डिफिनेशन में एग्जांपल के साथ लिखवाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समझते चलना है। लिखवाना मैं लिखाने वाला नहीं हूँ भाई साहब, ठीक है, समझना है, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि आप चीजों को समझो, खुद बना लोगे, डिफिनेशन तो अपने आप पैदा कर लोगे यार। ठीक है, जैसे स्तंभ में कह रहा है कि किसी आव्यूह में केवल स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभों की संख्या हो, पंक्ति हो ही ना, क्या हो, स्तंभ हो, ये भाई। चलिए अब देखो स्तंभों में क्या होगा कि स्तंभों में केवल स्तंभ होंगे आपके, पंक्तियों में केवल पंक्तियां, अर्थात जब स्तंभ की बात करें केवल इसमें एक स्तंभ होगा, पंक्ति चार्ज भी हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जब
एक पंक्ति होगी अर्थात केवल एक पंक्ति होगी, पंक्ति अभियुक्त आएगा। वर्ग अभियुक्त में जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो, अर्थात यम बराबर क्या मिल जाए एन, ठीक है। इसको यम क्रॉस यम भी मिल जाता है या इसी चीज को यन क्रॉस यन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बराबर हो जाएगा। और तस्मक विकर्ण अवयव में किसी भी अवयव का उसमें जो विकर्ण आएगा हमेशा कुछ भी हो सकता है 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। अच्छा एक चीज पूछना सर, आपने इसको ही विकर्ण क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, देखो इसका मान A11 है, A12 है, A22 है और ये 333 है, और जो कि इस इधर नहीं मिल सकता, इधर मिल रहा है इसलिए इसको विकर्ण अवयव आ जाएगा। तस्मक में क्या होगा, तस्मक आपका एक विकर्ण अवयव ही है, लेकिन उसमें हर विकर्ण का मान कितना होगा 1 1 होगा, ये भी याद रखना कितना होगा 1 1 होगा। ये 3 क्रॉस 3 का है, अगर 2 क्रॉस 2 का लिखना हो तो क्या लिखोगे 1 0 0 1, ठीक है। ये बातें हो गई तस्मक और अवयव की, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टॉपिक्स खत्म हो रहा है, थोड़ा सा और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए बेसिकली इन्हीं से हम लोग का काम निकल जाना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में, आपको पहले एक्सरसाइज के साथ ही सीखे, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आप लोग इस पूरे वीडियो को फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि देखो आपका एक लाइक और कमेंट ही हमें आपके जरिए का आपकी एक उत्साह पैदा करेगा किस तरीके से आपके लिए काम करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।